हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केवीए जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं लूसेंट के 50 जीके क्वेश्चन। आज साथियों, सामान्य ज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों निकाले गए हैं और ये 50 क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यूपीएससी पीटी की परीक्षा को फतेह करने के लिए इन 50 क्वेश्चंस को आप सभी लोग जरूर देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं। आज यहाँ पर साथियों लेवल थोड़ा ठीक लिया है, तो लगभग आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 23 से 24 के आसपास का अगर आपका स्कोर है तो साथियों जो रियल आपका एग्जाम होगा उसमें आप बहुत शानदार स्कोर करेंगे। तो पहला प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश के संबंध में है। देखिए, यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित तो प्रश्न बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है, ये कहां पर किया जाता है साथियों? आपको ध्यान रखना है, आगरा में किया जाता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 मार्च को या 10 मई को। तो यहाँ पर आपका आंसर अगर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। उसके बाद देखिए राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रगान के रचयिता साथियों कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कितने समय पहले रोक दिए जाने चाहिए? यानी कि जो चुनाव के दौरान साथियों कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले चुनाव का प्रचार जो है वो रोक दिया जाता है, अपना अपना प्रचार सब रोक देते हैं। तो मतदान के 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले, या मतदान के 24 घंटे पहले 1 दिन पहले, या मतदान के साथियों 36 घंटे पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है 2 दिन पहले ये सब साथियों प्रचार वगैरह रोक दिया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो 48 घंटे के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है, कच्चा लोहा है, या साथियों अयस्क है? बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवा लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? पिटवा लोहा कहलाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का, मेथेन गैस का, ईथन गैस का, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? एसिटिलीन के साथ आपका आंसर जाना चाहिए। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतर किसमें होता है? गतिज ऊर्जा में होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है? तो किसमें होता है साथियों? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछता साथियों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसकी सहायता से बदला जाता है, तो आपका उत्तर विद्युत मोटर होता। यहां पर साथियों एग्जामिनर ने घुमा के प्रश्न पूछा है कि विद्युत मोटर के द्वारा जो है वो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न को घुमाया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में देखिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसमें विटामिन, कौन से विटामिन की कमी है, पहले तो आंसर इसका बता दीजिए। अगर उस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा? चोट लगने पर खून का बहाव जारी रहेगा, यानी कि खून रुकेगा नहीं साथियों। तो बहुत ज्यादा खून निकल जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर विटामिन के की साथियों मात्रा उस व्यक्ति के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत खून निकलकर वो खून रुकना बंद हो जाएगा, यानी कि खून का थक्का जम जाएगा, अर्थात रक्त का थक्का जम जाएगा। तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1939 में, 1938 में, 1940 में, 1941 में। तो साथियों आपका आंसर जो जाना चाहिए वो किसके साथ जाना चाहिए? 1939 के साथ। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। आप सभी के 5 सेकंड का समय, कितना? 5 सेकंड का समय है, तो 5 सेकंड के अंदर क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए भाई साहब। चलिए, तो 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से क्लास को शेयर करके वापस आ जाएंगे भाई। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर किया होगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? तो कितने कार्यकाल तक, यानी कि कितने वर्षों तक साथियों भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक साथियों अपने कार्य पर रहते हैं? तो 6 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं कई बार।
मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे, जेपी नारायण थे, किरण बेदी थी या अमिताभ चौधरी थे? तो मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? विनोबा भावे को दिया गया था। ये सबसे पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा? बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। तो मुद्रा आपूर्ति साथियों किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की जब हम बात करें तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, जेनेवा में या पेरिस में? तो साथियों जिनका आंसर जा रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अब उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? श्री हरिकोटा में, बंगलुरु में, चांदीपुर में या साथियों मुंबई में? तो अगर आपका आंसर यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। साथियों यहां पर क्लास 50 प्रश्नों को आपको देखकर जाना है और बिल्कुल चूकना नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। परीक्षा आप लोग ही फतेह करेंगे। बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या कथक से? यहां पर राइट आंसर की अगर बात करें तो कथक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? नामीबिया की, दक्षिण अफ्रीका की, केन्या की या नैरोबी की? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको ध्यान रखना है। प्रिटोरिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। उसके बाद देखिए कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। जो भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारतीय स्थल शामिल है तो वो कौन सा भारतीय स्थल है जो कि शामिल है? तो साथियों ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी शामिल है, नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है और अहमदाबाद भी शामिल है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बार आप सभी लोग भाई जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे आप सभी लोग। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। देवकीनंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद? तो आंसर आपका जो जाएगा वो देवकीनंदन खत्री के साथ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? लखनऊ में, सहारनपुर में, मेरठ में या आगरा में? तो साथियों मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला लगता है वो कहां पर लगता है? आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है साथियों? तो लखनऊ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? ये भी लखनऊ में ही स्थित है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के अपवर्तन से बनता है, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से? तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जिसके साथ डी के साथ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? बताइए। लोकसभा हटा सकती है, राज्यसभा हटा सकती है, संसद या प्रधानमंत्री? तो राज्यसभा तो यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है। तो लोकसभा, संसद या प्रधानमंत्री क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो संसद के साथ जाएगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? बताइए। यानी कि किस आयु वर्ग के बच्चे अगर काम करने लगे जोखिम भरा तो उनको क्या भाई बाल श्रमिक हो रहा है, यानी कि बच्चों के द्वारा श्रमिक हो रहा है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे साथियों इस श्रेणी में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे, कैनिंग थे या कर्जन थे या सर जॉन लॉरेंस थे? बताइए।
तो यहाँ पर आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के साथ जाएगा। लॉर्ड कैनिंग कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल साथियों लॉर्ड कैनिंग थे। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, बताइए। बुंडसेट है, नेसेट है, डायट है, पार्लियामेंट है। तो इजराइल की संसद का नाम साथियों क्या है? नेसेट है, ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? तो खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो देहरादून में है। और इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर है? तो वेलिंगटन में है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपसे यहां पर पूछा यह जा रहा है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो किसका शासन चल रहा था साथियों? अकबर का शासन चल रहा था। यह आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देख लीजिए कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन योग किसने दिया था? तो अष्टांगिक मार्ग साथियों किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से, महावीर स्वामी से, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद जी से। तो यहां पर आपका आंसर जो होना चाहिए वो अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है साथियों वो महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध से संबंधित मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है कि दिल्ली है, जयपुर है, मथुरा, उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा, महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा या महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जाएगा। यानी कि जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण साथियों सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था? कृषि पर, गरीबी हटाओ पर या उद्योग पर? बताइए। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से साथियों, इस पर तो कृषि पर जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। अब उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? 1950 में, 1947 में, 1945 में या 1955 में? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा वो 1947 के साथ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश परिषद की जो न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था है, एक तो न्यायिक व्यवस्था है और एक प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको कब अलग कर दिया गया था? तो 1947 में इसको अलग कर दिया गया था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल ठीक है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, तो ओडिशा के कोणार्क में साथियों कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए कि पर्यावरण का निर्माण होता है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण की कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है संधि विच्छेद क्या होती है? तो परि धन आवरण, इसकी संधि विच्छेद हो जाती है। परि का मतलब होता है चारों तरफ से और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। तो कहा जा सकता है चारों तरफ से घेरा हुआ ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमें, आपको, आपकी अगर बात करें, आपको जो चारों तरफ से जिन जिन चीजों ने घेरा हुआ है ना वही आपका पर्यावरण कहलाएगा। और आपको दो प्रकार की चीजें घेरे हुए हैं, एक बार नजर दौड़ाकर देख लीजिए अभी आप लोग। एक तो सजीव चीज है जिसमें जान है और एक निर्जीव चीज है जिसमें जान नहीं है। तो दो तरह की सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु, दो तरह की चीजें आपको घेरे हुए हैं। जो आपको घेरे हुए हैं वही साथियों पर्यावरण है। ठीक है, तो यहां पर साथियों बात करें भू आकृतिक घटकों, तो क्या आपको नहीं घेरे हुए हैं साथियों? बिल्कुल घेरे हुए हैं। अजैव घटकों घेरे हुए हैं जिसमें जान नहीं है, बिल्कुल घेरे हुए हैं। जीवीय घटकों जिसमें जान है घेरे हुए, बिल्कुल घेरे हुए। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी कि जैविक घटक भी घेरे हुए हैं और अजैविक घटक भी घेरे हुए हैं। अजैविक घटक क्या? जिसमें जान नहीं है, और जैविक घटक क्या? जिसमें जान है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर कुल मिला के यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? बताइए। तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसको ही हैकिंग कहा जा सकता है। ये किस श्रेणी में आएगा साथियों? हैकिंग की श्रेणी में आएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या लखनऊ में? बताइए। चलिए,
तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भारत का एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य है जहां जीएसटी लागू नहीं हुई है? तो जीएसटी साथियों कहां पर लागू नहीं हुई है? जीएसटी सबसे पहले कब लागू की गई थी? तो साथियों 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। जीएसटी की फुल फॉर्म साथियों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी साथियों पंजाब में लागू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि विकिपीडिया के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, कौन है बताइए। चलिए, तो विकिपीडिया के संस्थापक की बात करें तो जिम्मी बेल्स व लैरी सेंगर जो हैं, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकिपीडिया के संस्थापक साथियों जिम्मी बेल्स और लैरी सेंगर हैं। तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? बताइए यहां पर वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? भारत से, म्यांमार से, अमेरिका से या चीन से? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? बताइए। साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा साक्षर लोग रहते थे, तो लक्षद्वीप का नाम आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए साथियों, तो कब की गई? 1981 में, 1961 में, 1967 में, 1971 में। तो कब की गई? 1981 में उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि देवा मेला कहां पर लगता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको ध्यान रखना है देवा मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, और उत्तर प्रदेश के कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा मेला लगता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? क्यों चलाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट के अनुसार साथियों क्या किया जाता था, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को बिना वजह बताए ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, केरल में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें शांत घाटी कहां पर स्थित है, तो शांत घाटी तो केरल में स्थित है, और शांत घाटी साथियों जो केरल में स्थित है ये अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच साथियों न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो साथियों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है इसको उपसौर कहा जाता है, उपसौर। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे अपसौर कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट साथियों आप लोग क्या रखेंगे? आप लोग याद रखेंगे इन चारों पॉइंट को। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो 68 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है, 62 वर्ष होती है या 60 वर्ष होती है? बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की साथियों आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है, सेवानिवृत्ति की आयु। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं? राजस्थान के भरतपुर अभ्यारण्य में, कर्नाटक के रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य में, या वेदांत गोला अभ्यारण्य में, या लाल बाग में? बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का भरतपुर अभ्यारण्य है यहां पर साइबेरियाई क्रेन साथियों नियमित रूप से आते हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? यहाँ पर चारों तरह के विटामिन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है विटामिन सी। साथियों विटामिन सी कहां पर पाया जाता है? जो भी खट्टी चीजें हैं, जैसे जो खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, यहाँ विटामिन सी पाया जाता है। तो साथियों कहा जा सकता है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि विटामिन सी साथियों जो है ये दूध में नहीं पाया जाता, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है पूछा जा रहा है। सोडियम हाइपोसल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि खाने के नमक का साथियों रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। ये आपको ध्यान रखना है, जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में।